परिचय क्या है? मैं मदन ठाकुर, देवभूमि स्वर्ण संगठन प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश। और ये यात्रा जो शुरू की गई थी, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला से धर्मशाला से शुरू की गई थी और इसे शुरुआत हमने 17 फरवरी 2023 शाम 6:30 बजे से रात्रि मिसाल पैदल यात्रा, इस यात्रा का जो नाम था, और हम लोग इस मिसाल को जलाते हुए और पैदल चलते हुए निरंतर 45 से 50 किलोमीटर की रोज़ाना रात्रि यात्रा हमने पूरी की है। और दिल्ली तक पहुँचने पे हम लोगों को नहीं था पता कि दिल्ली में आने पे हमारा स्वागत 144 के साथ किया जाएगा। और हम लोग पूरे रास्ते किसी एक व्यक्ति को हमने किसी को तंग नहीं किया, पूरा ट्रैफिक हमसे बाधित नहीं हुआ, परंतु ना जाने क्यों लगातार आपने 12 दिनों की यात्रा किया है, तो उसमें कितना सपोर्ट मिला आपको? हमें किसानों का भरपूर सपोर्ट मिला। और मैं जो हरियाणा की हमारी पानीपत में मुख्य ऑफिस है भारतीय मजदूर संघ का, मोर्चा का, उन्होंने अपना पूरे तहे दिल से हमारा साथ दिया है और हर जगह साथ लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि जब किसानों के अधिकारों की बात आती है तो हर एक किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकलता है। हम लोग गैर राजनीतिक रूप से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और बिना किसी जाति से। हमने कहा है कि बहुत स्वर्ण, ये जो स्वर्ण शब्द है, इससे बहुत लोगों को आपत्ति है कि हम लोग जातिवाद फैलाते हैं। मैं कहता हूं कि आओ एक थाली में खाना खाएं, आओ। अगर किसी को ये दिक्कत है कि हम जातिवाद फैला रहे हैं, हम लोग कोई जातिवाद नहीं फैला रहे। हम लोग कहते हैं कि जब आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात हम करते हैं तो तमाम हर जाति धर्म के लोगों के, गरीब लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में आज़ाद मंच से यूएस राणा और शैलेंद्र जी यहाँ पहुँचे हुए हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं, वो कैसा महसूस हो रहा है? ये हमें बहुत गर्व का विषय है और हम लोग चाहते हैं जिस तरह से हम लोग कंधे से कंधा मिला के आज़ाद मंच भारतीय दिल्ली में हमारा सपोर्ट किया है और हर जगह अलग अलग राज्य में पदाधिकारी है वो कार्य कर रहे हैं। हिमाचल के साथ साथ हमने हरियाणा का भी धन्यवाद करते हैं, पंजाब का धन्यवाद करते हैं और दिल्ली के बारंबार मैं धन्यवाद करता हूं जितने भी हमारे साथ संगठन आए हैं। अग्रवाल सभा है, हिंदू महासभा है, ये सभी सभाएं हमारे साथ सम्मिलित है और इस आर्थिक आधार पर आरक्षण रूपी लड़ाई में हमारा साथ कंधे से कंधा मिला के दे रही है। क्योंकि हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है, हमारा मकसद हर गरीब को उसके अधिकार देना है, हमारा मकसद हर किसान को उसके अधिकार देना है, हमारा मकसद हर गरीब को उसके अधिकार देना है। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो आर्थिक 10% तो आर्थिक आधार पर दे दिया गया। वो तो बच्चा जब रोता है तो उसके लिए चुप करवाने के लिए टॉफी दी जाती है। आप सरकार से पूछिए 103वां संशोधन जो है वो किन किन लोगों के लिए दिया गया है? वो उन लोगों के लिए दिया गया है जो पहले ही आरक्षण है और उससे कुछ एक लोग बच जाते हैं, उन्हें वो आरक्षण दिया जा रहा है। तो जिस प्रकार से हम किसी के आरक्षण के विरोध में नहीं है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम किसी के आरक्षण के विरोध में नहीं है। विरोध सिर्फ इस बात का है कि जो आरक्षण के नाम पे बंदर बांट की जा रही है, विरोध उस बात का है। आज सारे अमीर लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ये जो विधानसभा में बैठे लोग हैं या बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग हैं, वही लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। परंतु उसके एवज में जिसके लिए आरक्षण का, आज अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी जिंदा होते तो शायद इस आरक्षण की बंदर बांट को देखते हुए खून के आंसू रो रहे होते। क्योंकि आरक्षण उन्होंने गरीबों के लिए देने की बात की थी, अमीरों को नहीं। आरक्षण उन्होंने इस राजनीति में, अगर इन लोगों को इतना आरक्षण प्यारा है तो राजनीति में भी आरक्षण कीजिए। जो सबसे कम वोट से हारता है उसको विधायक बनाएं। क्यों नहीं अपने राजनीति में ये लोग आरक्षण लगाते? इन लोगों ने सिर्फ समाज को बांटने का काम किया है। आज भी हर राजनीतिक दल यही चाहता है कि हम लोग अलग अलग जातियों में बंटे रहे। वो कभी भी धर्म और जाति को एकत्रित नहीं होने देंगे, इकट्ठा नहीं होने देंगे। पर मेरा आपके माध्यम से तमाम भारत के लोगों से निवेदन है कि इन राजनीतिक लोगों के झांसे में आप लोग ना आए। आप अपनी देश को अखंड बनाने की कोशिश करें। जिस प्रकार से खून की बूंद से कभी ये तय नहीं किया जा सकता कि ये किस जाति का खून है, उसी प्रकार से हम सभी लोग भारतीय हैं। हम अपने अधिकारों के प्रति हमें सजग होना पड़ेगा। हमारे जो मूल अधिकार है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए और उस लड़ाई को लड़ते हुए हम लोग अपने अधिकारों की लड़ाई पूर्ण रूप से करें। हमारी मुख्य लड़ाई किसानों के लिए है। किसानों को 3000 रुपया उसको जो किसान प्रोत्साहन राशि के लिए हमने रखा है, केंद्र सरकार उसे दे, राज्य सरकार उसे दे। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे किसान आए साल कम से कम 500-600 की संख्या में आत्मदाह करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उस आत्महत्या को रोकने के लिए किसान को अगर 3000 रुपये दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आए महीने में, आए साल में, चाहे केंद्रीय कर्मचारी है चाहे राज्य कर्मचारी है, हर तरह का भत्ता उन लोगों को दिया जाता है। अगर हम बात राजनीति की करें तो राजनीति में हमारे टैक्स के पैसों के द्वारा
ये लोग तमाम अपनी सुख सुविधा के लिए जो जितना मन मुताबिक पैसा बढ़ाना है वो पैसा बढ़ाया जाता है, परंतु जब अधिकारों की बात आती है, जब वो टैक्स जो हम सड़कों पे चलते हैं हम लोगों से टैक्स वसूला जाता है, परंतु जब अधिकारों की बात आती है तो हमारे लिए धारा 144 लगाई जाती है। क्या दिक्कत थी, मैं प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ, हमारी मिसाल से क्या दिक्कत थी आपको कि आपने दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया, जंतर मंतर पे आपने नहीं आने दिया? क्या दिक्कत थी इस फ्लैक्स में, क्या दिक्कत थी इस बैनर में, क्या दिक्कत है इसमें? हम कोई जातिवाद बढ़ा रहे हैं, हम लोग देश को बांट रहे हैं, क्या दिक्कत थी? अगर प्रशासन इसी तरह से रहा आज तो हम लोग हाथ जोड़ के चलेंगे, कुछ समय हम हाथ जोड़ के चलेंगे, परंतु इस देश की आवाज़ को, इस गरीब की आवाज़ को, इस किसान की आवाज़ को ज़्यादा दिन दबाया नहीं जा सकता। मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकारों से भी यही निवेदन करूंगा कि आप इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे ये इतना आगे उठ के एक ज्वाला का रूप लेगा और आने वाले समय में राजनीति का भविष्य गरीब किसान और गरीब आदमी तय करेगा। ये जो विधानसभा में बैठे एसी के कमरे में बैठे हुए लोग ये तय नहीं कर पाएंगे। ऐसे आंदोलन के हम लोग प्रारूप बना रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज़ाद मंच स्वागत कर रहा है और ये लोग 12 दिनों से लगातार पैदल चल करके हिमाचल से पहुँचे हुए जंतर मंतर पर, इनके और इन लोगों को सपोर्ट भी मिला, लेकिन कहीं ना कहीं 144 धारा का डर भी लगा और इनको परेशान भी किया गया। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है जैसा कि आप जानते हैं आज़ाद मंच वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहा है। इस क्रांति में जितने भी आज तक आंदोलन खड़े हुए हैं उस सब में हमारा भागीदारी होती है। वैसे ही हिमाचल से चली उस क्रांति की ज्वाला को अगर हम स्वागत न करते तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं एक बड़े आंदोलन की हिस्सेदारी से छूट गए। यह आंदोलन हमने देखा है इन लोगों की जो एक इच्छा है और इस इच्छा का जो स्वरूप पिछली बार जो हिमाचल में आंदोलन का स्वरूप बना उससे हम परिचित हैं। हमें मालूम है कि ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये लोग अपनी मांगों को लेकर के जितने सजग हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी मांग कोई जायज़, ऐसा नहीं कि नाजायज़ मांग हो, इनकी मांग जायज़ मांग है। इनकी मांगों में ऐसा कोई भी नाजायज़ वो एक कहीं बिंदु नहीं है जिस पर कोई ऐतराज़ कर सके। न ये किसी जाति के खिलाफ है, ना किसी धर्म के खिलाफ है, ना किसी वर्ग विशेष के खिलाफ है। मांगे हमारी सिर्फ सीधी और एकदम सपाट है जिससे कि ये संदेश जाता है, एकता का संदेश जाता है। आरक्षण इस विषय पर कई बार आंदोलन हुए लेकिन कभी भी सफलता तक इसलिए नहीं पहुंचने दिया जाता है इसको, चूँकि वोट बैंक की राजनीति हावी है इस देश में। जिस लोगों का तुष्टीकरण की राजनीति हावी है, तुष्टीकरण की वजह से हमेशा कोर्ट के आदेशों को भी पलट दिया जाता है। जैसा कि आपने दलित एक्ट पर देखा होगा, यू ललित और आदर्श गोयल का जो फैसला था 18 मार्च को ये फैसला आया, 20 मार्च को पलट दिया गया। इतना बड़ा आंदोलन हुआ देश में, हिंसक आंदोलन हुआ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को पलट दिया गया। इतना आप सोचिए कि अगर इस तरह से फैसले पलटते जाते हैं उसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति हावी होती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से ये आंदोलन सफल हो। विनय जी क्या करना चाहेंगे सर, जिस तरीके से 12 दिन की यात्रा करके आप लोग दिल्ली पहुँचे? सर, ये चिंगारी हिमाचल से उठी है और ये ज्वाला का रूप लेके दिल्ली पहुंची है और ये रुकने वाली नहीं है। तो हम आह्वान करते हैं सरकार से कि या तो इसको शांत कर दिया जाए, नहीं तो इसके लपेटे में अगर सरकार आती है तो आगे 24 में इलेक्शन है तो इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये स्पष्ट और बिल्कुल क्लियर संदेश हमारे द्वारा दिया जा रहा है।